हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। आज अपन यहाँ नया चैप्टर एनसीईआरटी 12th का सेकंड नंबर जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में अपन ने कायिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जीवों में लैंगिकता, इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने बात की थी। निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में, निषेचन से पहले होने वाली घटनाओं के बारे में, उन्हीं सब चीज़ों को बेस बना करके अपन यहाँ लैंगिक जनन के बारे में डिटेल से बात करेंगे, और वो भी पुष्पीय पादपों या बेसिकली जिन्हें हम कह सकते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स यानी कि आवृतबीजी पादप। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ कि जैसे कोई भी पादप जो शुरुआत होती है वो होती है बीज से। बीज में सबसे पहले अंकुरण होता है। अंकुरण के फलस्वरूप दो संरचनाएं डेवलप होती हैं, एक प्रांकुर और एक मूलांकुर, और इन दोनों संरचनाओं को धारण करने वाला जो प्लांट है उसको हम नवोद्भिद यानी कि सीडलिंग कहते हैं, जहाँ आगे जा कर के इसमें वृद्धि होती है और प्रांकुर जो है वो उस पूरे पादप का प्ररोह तंत्र यानी कि शूट सिस्टम डेवलप करता है। मूलांकुर जो है वो उसका कंप्लीट मूल तंत्र यानी कि रूट सिस्टम को डेवलप करता है, और इस प्रोसेस के फलस्वरूप एक कंप्लीट ग्रोथ के बाद एक पूर्ण विकसित पादप अपने सामने उपस्थित होता है। तो यहाँ जो मेन ध्यान देने की बात यह है, जो अपन पीछे भी पढ़ चुके हैं, अंकुरण के बाद प्रांकुर मूलांकुर से लेकर के जब तक पौधा जड़, तना और पत्ती जैसी जो कायिक संरचनाएं हैं उनमें जब तक वृद्धि दर्शाता है वो उसकी कहलाती है कायिक अवस्था, जो कि अपन पीछे पढ़ चुके हैं। कंप्लीट ग्रोथ होने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ठीक बाद उस पौधे में एक प्रोसेस घटित होती है जिसको कहा जाता है पुष्पन, या हम लिख सकते हैं फ्लावरिंग। तो जो फ्लावरिंग है वो उस पौधे की जननिक अवस्था को दर्शाती है, जो कि अपन पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ किसी भी पादप में पुष्पन की क्रिया होना प्री डिसाइडेड, और वो भी आनुवांशिक स्तर पर यानी कि जेनेटिक लेवल पे पहले से पूर्व निर्धारित होती है कि किस पौधे में पहली बार कब फ्लावरिंग होगी। हालांकि ये सब डिसाइड होने के अलावा भी दो चीज़ें यहाँ पर घटित होती हैं। एक, उस पादप में कुछ हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, यानी कि कुछ हार्मोन्स के कारण होने वाले परिवर्तन भी होते हैं, और उसमें कुछ संरचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं। यानी कि इन दोनों के फलस्वरूप कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके फलस्वरूप पुष्पन क्रिया के द्वारा उस पादप में पुष्प विकसित होते हैं। पुष्प के विकास की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले उस पादप में पुष्प प्रारंभिक, जिन्हें आप कह सकते हो फ्लोरल प्राइमोर्डियम डेवलप होते हैं। फ्लोरल प्राइमोर्डियम बेसिकली कुछ कायिक कलिकाएं होती हैं विभज्योत की, जो आगे जा कर के कुछ हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप पुष्प प्रारंभिक यानी कि फ्लोरल प्राइमोर्डियम में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये फ्लोरल प्राइमोर्डियम एक निश्चित क्रम में या एक पर्टिकुलर मैनर में व्यवस्थित होकर के उस पुष्प पादप के पुष्प क्रम का निर्धारण करती हैं, और उस पुष्प क्रम पर पाई जाने वाली जितनी भी पुष्प कलिकाएँ हैं वो आगे जा कर के पूर्ण विकसित होकर एक कंप्लीट फ्लावर यानी कि एक पूर्ण पुष्प का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो बेसिक जो चीज़ है वो ये कि जननिक प्रावस्था कब शुरू होगी वो आनुवांशिक स्तर पर पूर्व निर्धारित होती है। इसके साथ साथ उस पादप में कुछ हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ कायिक या विभज्योत की जो कलिकाएँ होती हैं, या जो शीर्ष कलिका है, कक्षस्थ कलिका है, ये सब जो कलिकाएं हैं जो कि विभज्योत की और कायिक वृद्धि को प्रेरित करती हैं या कायिक वृद्धि का निर्धारण करती हैं, वो हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप फ्लोरल प्राइमोर्डियम में कन्वर्ट होती हैं। ये एक निश्चित क्रम में या एक निश्चित व्यवस्था के फलस्वरूप पुष्प क्रम का निर्धारण करती हैं, और जो पुष्प क्रम में
लगी हुई जो पुष्प कलिकाएं हैं वो आगे जा कर के पुष्प का निर्माण करती हैं, और जैसे ही पुष्प का निर्माण होता है तो हम ये कहते हैं कि उस पादप में कौन सी क्रिया कंप्लीट हो गई, पुष्पन क्रिया कंप्लीट हो गई। दूसरी बात ये कि जो बनने वाले पुष्प हैं वो पादप के नर और मादा जननांगों को धारण करते हैं, नर और मादा जननांगों को धारण करते हैं। तो इसलिए पुष्प को हम लैंगिक संरचना क्या कह सकते हैं, लैंगिक संरचना कह सकते हैं। चूँकि नर जननांग और मादा जननांग जिनमें आगे क्रमशः नर और मादा युग्मकों का निर्माण होगा, जो कि लैंगिक जनन के लिए एक पहली घटना है, जिसमें अपन पढ़ के आए हैं युग्मक जनन, उसके बाद युग्मक स्थानांतरण, वो आगे की चीज़ें हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पुष्प जो है वो लैंगिक संरचना के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ इस चैप्टर का सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है पुष्प। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात करेंगे पुष्प की संरचना की। तो पुष्प की संरचना को यदि अपन देखें तो उससे पहले जीवों में लैंगिकता अपन ने पढ़ी थी। तो यहाँ अगर अपन लैंगिकता के आधार पर पुष्प के प्रकार पढ़ना चाहें तो यहाँ पुष्प जो हैं वो दो प्रकार के होंगे, एक होगा एक लिंगी और एक होगा द्विलिंगी। एक लिंगी पुष्प जिसमें या तो केवल नर जननांग उपस्थित होंगे या फिर केवल मादा जननांग ही उपस्थित होंगे, दोनों यहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे। द्विलिंगी पुष्प में नर जननांग और साथ में मादा जननांग, ये दोनों ही एक ही पुष्प में उपस्थित होंगे। तो जो ऐसे पुष्प हैं वो द्विलिंगी कहलाएंगे, और जिनमें केवल नर जननांग या मादा जननांग होंगे वो एक लिंगी पुष्प कहलाएंगे। अगर किसी में नर जननांग उपस्थित है तो वो नर पुष्प, केवल मादा जननांग उपस्थित है तो वो मादा पुष्प। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं पपाया, या जिसे हम कह सकते हैं पपीता। और द्विलिंगी पुष्प के लिए एक बहुत ही अच्छा और कॉमन एग्जाम्पल है जो अपने आसपास भी अपने को देखने को मिल सकता है, जिसमें आप लिख सकते हो गुड़हल, यानी कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो यहाँ पुष्प की संरचना की यदि अपन बात करें तो पुष्प के जितने भी भाग हैं उनको चक्रों में बांटा गया है। चक्रों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि जो पुष्प जहाँ लगता है, जो कि पुष्प वृंत कहलाता है, वहाँ पर जितने भी भाग हैं वो एक पर्टिकुलर मैनर में या एक पर्टिकुलर क्रम में चक्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसलिए पुष्प के विभिन्न भागों को चक्रों में विभाजित किया गया है। और यहाँ जो चक्र हैं वो दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला चक्र है, इसको कहा जाता है सहायक चक्र, और दूसरा जो चक्र है उसको कहा जाता है आवश्यक चक्र। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं सहायक चक्र की। सहायक चक्र में पुष्प के दो भागों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है बाह्य दल पुंज, और दूसरा जो है वो है दल पुंज। बाह्य दल पुंज इकाई होती है इसकी बाह्य दल, हरे रंग की पर्णनुमा संरचना होती है और चक्र में व्यवस्थित रहते हैं। और वानस्पतिक जो भाषा है अपनी अर्ध वानस्पतिक भाषा, उसमें इसको के से दर्शाते हैं। दलपुंज की इकाई दल होती है। ये सामान्यतः पौधों में रंगीन पत्तीनुमा संरचनाएं होती हैं और इनको पेटल्स यानी कि दल कहते हैं, जिनको अर्ध वानस्पतिक भाषा में सांकेतिक रूप से सी यानी कि कोरोला के रूप में दर्शाया जाता है। दूसरा जो है वो है आपका आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र को में भी दो भागों को शामिल किया गया है। ये मूल रूप से आंतरिक चक्र कहलाते हैं, और चूंकि ये जननांगों से संबंधित हैं इसलिए इनको आवश्यक चक्र यानी कि इम्पोर्टेंट माना गया है। पहला है पुमंग, इसकी इकाई होती है पुंकेसर, और इसको अर्धवानस्पतिक भाषा के अंतर्गत ए यानी कि एंड्रोशियम से दर्शाते हैं। दूसरा जो है वो जायांग, या जिसे आप स्त्री केशर भी लिख सकते हैं, कहलाता है। इसकी जो इकाई है वो होती है अंडप, और इसको जी यानी कि गाइनोशियम से दर्शाते हैं। अब यदि यहाँ अपन पुष्प की संरचना को देखें तो एक द्विलिंगी पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का डायग्राम लेते हुए हम इसकी संरचना को यहाँ समझ सकते हैं। तो जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ चित्र में। पुष्प पादप के जिस भाग से
शाखा पर या मुख्य तने पर, मुख्य अक्ष जिसको अपन कह सकते हैं, जहाँ जुड़ता है और जो एक तंतुनुमा या व्रंतनुमा जो संरचना यहाँ पर डेवलप होती है वो तो कहलाता है पुष्पव्रंत, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। पुष्पव्रंत का ऊपरी भाग यानी कि अग्रभाग जो है वो तुलनात्मक फूला हुआ इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसे कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन यानी कि पुष्प के जितने भी भाग हैं वो इसी संरचना पर जुड़े हुए रहते हैं या इसी संरचना पर स्थित होते हैं, इसीलिए इसको पुष्पासन यानी कि थैलेमस कहा जाता है। पुष्पव्रंत को इंग्लिश में अपन पेडिकल। अब जो पुष्पासन है इस पर सबसे बाहरी चक्र, इनको मैं नंबरिंग दे देता हूँ। सबसे बाहरी चक्र जो है वो होता है बाह्य दल, उसके ठीक अंदर दूसरे नंबर पे होता है दलपुंज या बाह्य दलपुंज, और तीसरे नंबर पे जो है वो होता है अंदर की तरफ पुंकेसर, और सबसे आंतरिक जो चक्र है वो होता है जायांग। तो यहाँ सबसे पहले अपन जो कि अपन ने यहाँ लिखा है सहायक चक्र, तो सहायक चक्र में सबसे बाहरी जो भाग है बाह्य दलपुंज, उसके बारे में अपन यहाँ बात करते हैं। सामूहिक रूप से जितने भी होते हैं उनको सबको कॉमनली अपन कहते हैं बाह्य दलपुंज। एक जो अकेला हरे रंग की पर्णनुमा संरचना होती है वो कहलाता है बाह्य दल। बाह्य दलपुंज जो हैं वो प्रारंभिक स्थिति से हमारा तात्पर्य है कि जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, यानी कि पुष्प कलिका के रूप में पाया जाता है, तो ये सभी आंतरिक भागों को क्या करके रखता है, ढके हुए रखता है। जब तक कि ये पूर्ण विकसित नहीं होते तब तक इनको ये ढक करके क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यही इनका मूल कार्य है। इसके ठीक अंदर की तरफ जैसे ही पुष्प आंतरिक भाग धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं तो ये बाहर की ओर निकल जाते हैं, यानी कि बाह्य दलपुंज एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, और यहाँ अंदर की ओर जो सबसे पहले जो दिखाई देती है चीज़ें, रंगीन पत्तीनुमा संरचनाएं, उनको कॉमनली जितनी भी होती हैं सबको कॉमनली एक साथ अगर हम कहें तो उनको दलपुंज कहते हैं। पुंज का मतलब ग्रुप या समूह, तो उनको हम दलपुंज कहेंगे। एकल जो पर्णनुमा संरचना है रंगीन, उसको दल कहा जाता है। खास बात यह है कि ये जो दल हैं इनके आधारीय भाग पर यहाँ विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है मकरंद ग्रंथियाँ। क्या कहते हैं, मकरंद ग्रंथियाँ। और ये मकरंद का स्राव करती हैं। मकरंद व बेसिकली शर्करा युक्त सुगंधित एक तरल पदार्थ है। दूसरा कि दल चूँकि रंगीन और आकर्षक होते हैं तो इनकी वजह से कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं, और कीट आकर्षित होकर के यहाँ परागण की क्रिया में ये सहायता करते हैं। तो चूंकि ये सुरक्षा करने का कार्य करते हैं, ये परागण में सहायता करते हैं। हालांकि जनन में डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ये भाग नहीं लेते, ना ही इनका कोई युग्मक निर्माण में कोई विशेष रोल है, ना ही ये युग्मक स्थानांतरण में कोई डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, परंतु जनन के लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं वो इनके द्वारा संपन्न करवाई जाती हैं। इसलिए इनको दोनों को सहायक चक्र के रूप में रखा गया है। अब इसके बाद आता है आवश्यक चक्र। तो ये जो दोनों पार्ट हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पुमंग और जायांग, इनको आवश्यक चक्र कहते हैं। आवश्यक चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुमंग जो है जिसकी इकाई पुंकेसर होती है ये नरजननांग को निरूपित करता है। जायांग जिसकी इकाई अंडप होती है वो मादा जननांग को निरूपित करता है। तो चूंकि ये जननांग हैं इसलिए ये आवश्यक चक्र के अंतर्गत रखे गए हैं। पुमंग की इकाई जो है वो पुंकेसर होती है, जिसको अपन यहाँ अलग से देख सकते हैं। पुंकेसर में तीन भाग होते हैं। ये तंतुनुमा भाग जो कि पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है, इसको पुतंतु या फिलामेंट कहा जाता है। ऊपर की ओर जो घुंडीनुमा भाग है इसको पराग कोश कहते हैं, और इन दोनों भागों को जोड़ने वाली संयोजी ऊतक या मर्दूतकीय कोशिकाओं से निर्मित एक संरचना होती है जिसको कहा जाता है योजी, यानी कि कनेक्टिव, जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। मेन बात जो है याद रखने की वो ये है कि पुतंतु जल और भोज्य पदार्थों के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है, और परागकोश जो हैं इसके अनुप्रस्थ काट की संरचना का अपन डिटेल से आगे बात करेंगे। इनमें पाई जाती हैं लघु बीजाणु धानियाँ। लघु बीजाणु धानियों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं अगुणित लघु बीजाणु, और यही लघु बीजाणु आगे जाकर के निर्माण करते हैं किनका, पराग कणों का, जो कि नर युग्मकोद्भिद के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें नर युग्मक पाए जाते हैं। तो चूंकि ये अगुणित संरचनाएं होती हैं अर्थात युग्मक निर्माण यहीं होता है, इसीलिए इनको आवश्यक चक्र में रखा गया है। इसी तरह से यदि अपन जायांग की बात करें तो इसकी इकाई होती है अंडप,
और प्रत्येक अंडप के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी चौड़ा, चपटा, रोमिल और चिपचिपा भाग होता है, उसको कहा जाता है वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। और नीचे की तरफ ये जो लंबी पाइपनुमा स्ट्रक्चर होती है, जो कि खोखली हो सकती है, ठोस हो सकती है, अर्ध ठोस अवस्था के रूप में हो सकती है, इसको कहा जाता है वर्तिका। और जो आधारीय फूला हुआ भाग है, ये कहलाता है पुष्प का अंडाशय, जो कि मादा जननांग का मुख्य भाग है। वर्तिकाग्र ये परागण के फलस्वरूप यहाँ जो परागकण आते हैं, ये उनके ग्राही स्थल के रूप में कार्य करता है, यानी कि यहाँ उनको ग्रहण करता है, चिपकाता है और अंकुरण में सहायता करता है। अंकुरण के बाद जो पराग नलिका निकलती है, वो वर्तिका से होती हुई अंडाशय तक पहुँचती है। अर्थात यहाँ जो पराग नलिका जो नर युग्मकों को लेकर के अंडाशय में उपस्थित जो बीजांड है वहाँ तक जाएगी, तो उसके लिए मार्ग प्रदान करने का कौन कार्य करता है? वर्तिका कार्य करती है। और जो आधारीय फूला हुआ भाग है, ये कहलाता है अंडाशय। तो किसी भी जायांग में कितने अंडकों ने भाग लिया है, उसका पता केवल और केवल अंडाशय के टीएस से लग सकता है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक टीएस का डायग्राम बना देता हूँ। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपके सामने निकल करके आती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपको 3 कोष्ठ, 3 अलग अलग चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अंडप को निरूपित करता है, प्रत्येक चैम्बर। तो ये जो हैं वो कहलाते हैं 3 अंडप। तो ऐसी स्थिति में जो अंडाशय वो हो जाएगा त्रिअंडपी। दूसरी बात कि अगर अंडपों की भित्तियाँ आपस में इस जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाई है, अगर संलयित हों तो अंडाशय कहलाएगा संयुक्तांडपी। और यदि ये इस प्रकार की व्यवस्था ना हो करके कुछ इस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिले, जहाँ अंडपों की भित्तियाँ एक दूसरे से पूर्णतया अलग अलग हैं, तो वो वियुक्तांडपी स्थिति कहलाती है, जो कि आपने 11th क्लास में अपन ने ये सब चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ अपने को 12th क्लास में इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फ्लावर की स्ट्रक्चर जो है वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो जायांग में जब भी आपसे पूछा जाए तो आप 3 भाग बताएंगे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में स्थित होती हैं इस प्रकार से ये अंडप, और अंडप का जो केंद्रीय भाग है जहाँ पर उभारयुक्त संरचना बनती है, ये कहलाता है बीजांडासन। क्या कहलाता है? बीजांडासन। और बीजांडासन पर लगे हुए रहते हैं बीजांड। बीजांड को आप गुरु बीजाणु धानी कह सकते हैं। गुरु बीजाणु धानी में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो कि अगुणित होते हैं। यही गुरु बीजाणु आगे जा कर के मादा युग्मकोद्भिद, जैसे कि परागकण नर युग्मकोद्भिद को निरूपित करते हैं, उसी प्रकार से ये भी यहाँ मादा युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होते हैं। और मादा युग्मकोद्भिद में अगुणित संरचनाओं के रूप में मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका पाई जाती है। तो इस प्रकार चूँकि जायांग और जो पुमंग है, ये दोनों जननांगों को निरूपित करते हैं और इन्हीं में ही युग्मकों का निर्माण होता है, इसलिए इन दोनों भागों को आवश्यक चक्र के रूप में रखा गया है। तो ये पुष्प की संरचना है। यहाँ अगर अपन चाहें तो अंदर की तरफ कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो कि बीजांड को इस प्रकार से दर्शाते हुए संरचना बना सकते हैं। ये बीजांडासन, और इस पर आप मान लीजिए कुछ इस प्रकार से यहाँ ये अंडाकार संरचना, व्रंतीय संरचना के रूप में बीजांड लगे हुए रहते हैं। तो ये पुष्प की संरचना है, जो कि बेसिकली यहाँ आप लिखेंगे द्विलिंगी पुष्प का अनुदैर्ध्य काट, जिसमें पुष्प के लगभग सभी भागों को यहाँ दर्शाया हुआ है। अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, हालांकि कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, 1 नंबर का प्रश्न, पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, या द्विलिंगी पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, जिसमें पुष्प के विभिन्न भागों को दर्शाया गया हो। तो ये पुष्प की संरचना है। अगले वीडियो में अपन नर युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट की प्रोसेस पढ़ेंगे, जहां अपने को स्टार्ट करना रहेगा पुंकेसर से। तो सबसे पहले अपन पुंकेसर की स्ट्रक्चर, पुंकेसर के बाद पराग कोश के अनुप्रस्थ काट द्वारा लघु बीजाणु धानी की संरचना, लघु बीजाणु धानी की संरचना के बाद लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे, और लघु बीजाणु जनन के पश्चात निर्मित होने वाले लघु बीजाणुओं से पराग कण किस प्रकार बनते हैं, और पराग कण आगे जा कर के किस प्रकार नर युग्मकोद्भिद
यानी कि मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।